बेचारी गरीब सीता सिलाई करके अपना घर चलाया करती थी, पर उसकी तीनों ही बहू को अपनी सुंदरता और गोरेपन का बहुत घमंड था। वह तीनों अपनी सुंदरता को हर समय निखारने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन माँ जी, मुझे गुलाब जल चाहिए। मैंने अपने फेस के लिए एक लेप बनाया, तो मुझे उसमें गुलाब जल डालना है। बहू, तुम तीनों का ना सिर्फ यही लगा रहता है कि तुम तीनों कैसे अपने गोरेपन को और निखार सकती हो। तुम तीनों को जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी सास बुढ़ापे में अकेले घर का सारा काम करती है और ऊपर से सिलाई भी। ये नहीं कि अपनी सास की थोड़ी सी मदद ही कर दूं। माँ जी, हम तीनों आपकी मदद कर तो दें, पर आप सिलाई का काम करते हो और आप जानते हो हम तीनों को सिलाई का काम नहीं आता। इसी बात का तो गम है मुझे कि मुझे तुम जैसे बेटे मिले हो, और जैसे बेटे हैं वैसी ही बहू मिली है मुझे। बेटा काम करने को राजी नहीं है और मेरी बहुएं जिन्हें हर समय अपना रंग संवारना होता है। इतना बोलकर सीता एक बार फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और उसकी तीनों बहू अपने फेस पर फेस पैक लगा लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन सीता का सबसे बड़ा बेटा पवन पैसे मांगने के लिए सीता के पास आता है। माँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? दरअसल मैंने जो पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, मेरा वो बिजनेस डूब गया। अब मैं अपना नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं कोई अंबानी नहीं हूँ जो हर समय तुम्हें पैसे देती रहूं। अरे तेरी माँ सिलाई करके घर चला रही है, तुम सबका पेट पाल रही है, और तुम हो कि अपनी माँ से आए दिन पैसे मांगते रहते हो, उसका खून पीने में लगे रहते हो। माँ, मैं आपकी मदद ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। आप जानती हो ना कि मुझसे दूसरों की गुलामी नहीं की जाती। और अगर पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो सीधा बोल दो, मैं यहाँ से फिर चला जाऊंगा। यहाँ आकर तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, समझ आया तुझे? और चला जा यहाँ से, और हो सके तो अपनी उस बीवी को भी ले जा। वैसे भी तुम तीनों की बीवियों ने मुझे परेशान कर रखा है। अपनी माँ की खड़ी खोटी सुनकर पवन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सीता की तीनों बहुएं अब भी हर समय मेकअप में लगी रहती हैं और एक दूसरे से और भी ज्यादा गोरा होने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू प्रीति, मैंने ये कपड़े सिल दिए हैं, तो ये कपड़े पास वाली आंटी के घर में दे आ। आज रात को उनके घर में शादी है, इसीलिए वो खुद नहीं आ पाएंगी। माँ जी, मैं आपका ये छोटा सा काम कर तो देती, पर आप खुद ही देखिए ना बाहर कितनी धूप है। अगर मैं बाहर धूप में गई तो काली हो जाऊंगी, फिर आप सभी लोग बोलेंगे कि तीन काली बहू की एक सास। बहू मेरी काली हो या गोरी, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहू ही रहेंगी। इसलिए काम चोरी करना बंद करो और ये कपड़े उठाकर जाकर दे आओ। माँ जी, आप ये काम शिल्पा और करिश्मा को भी तो बोल सकती हो ना। मैं अभी अपने फेस पर लेप लगाने जा रही थी। वैसे भी 2 दिन से मैंने कोई लेप नहीं लगाया। देखो मेरा कैसा रंग डल होता जा रहा है। बहू, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या सिवाय अपने रंग को निखारने के लिए? करिश्मा बहू, अरे ओ करिश्मा बहू, कहाँ मर गई? जिंदा है या मर चुकी है? सीता की आवाज सुनकर करिश्मा फटाफट बाहर आती है और अपनी सास को गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है। माँ जी, मैं तो बस फेस पैक लगा रही थी। अभी तक मैं जिंदा ही हूँ, पर आप इतनी नाराज क्यों हैं? अच्छा, तो तूने मुंह पे फेस पैक लगा लिया, इसका मतलब ये है कि अब तू भी घर से बाहर नहीं जा सकती। आखिर सुंदरता जो खराब हो जाएगी तुम्हारी। कह तो आप बिल्कुल सही रही माँ जी, इसलिए आप जो काम करवाना चाहती हैं वो काम शिल्पा से करवा लीजिए। हे भगवान, ना जाने कैसी बेशरम बहुएं मिली हैं मुझे। इनको जरा भी मेरा ख्याल नहीं है कि कैसे मैं अकेले सब कुछ करती रहती हूँ। जब भगवान मुझे उठा लेगा और मैं इनके पास नहीं रहूंगी, तब शायद इनको मेरी कीमत का एहसास होगा। कैसे एक गरीब सास कपड़े सिल सिल कर अपने तीनों बेटों के साथ साथ अपनी तीनों बहुओं का पेट पाल रही है। इतना बोलकर अब सीता अपनी तीसरी बहू शिल्पा के पास जाती है। वैसे तो शिल्पा को भी हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं वो काली ना हो जाए, पर शिल्पा अपनी सास का कहा कोई काम भी नहीं टालती थी। इसलिए जैसे ही सीता शिल्पा को कपड़े देती है, वैसे ही शिल्पा फटाफट उन कपड़ों को ले जाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। आंटी जी, ये रहे आपके कपड़े। आज आपके घर में शादी है ना, इसलिए माँ जी ने खुद ही भिजवा दिया। वैसे आंटी जी, आपकी बेटी ने ऐसा क्या फेस पे लगाया जो उसका रूप इतना ज्यादा निखर गया, पहले से और ज्यादा गोरी हो चुकी है? मुझे भी बताओ ना इसके पीछे का राज।
अरे शिल्पा बहू, ये तो शादी का निखार है। और वैसे भी मेरी बेटी हल्दी और चंदन का लेप लगाया करती थी, इसीलिए तो इसका रूप इतना ज्यादा खिल रहा है। तू भी लगा कर देखना एक बार, तेरा रूप भी निखर कर आएगा। फिर तू भी अपनी दोनों जेठानी से ज्यादा सुंदर दिखेगी। अब क्या था, जैसे ही शिल्पा को पता चलता है कि हल्दी और चंदन का लेप लगाने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी, वो घर पर जाकर फटाफट हल्दी और चंदन का लेप बनाती है। पर वो अपनी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए उसमें और भी बहुत सी चीजें डाल देती है और फटाफट उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। शिल्पा के मुंह पर ये फेस पैक देखकर करिश्मा और प्रीति शिल्पा से कहती है, शिल्पा, तुमने कौन सा फेस पैक लगाया है? दीदी, ये घरेलू नुस्खा है। इससे हम तीनों और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। हम तीनों का रंग और ज्यादा निखर जाएगा और हम पहले से और भी ज्यादा गोरे हो जाएंगे। फिर देखना कि माँ जी कैसे हमारे गोरेपन से जलती है। और कपड़ों की सिलाई जिस स्पीड से करती है ना, मेरी मानो तो आप ये लेप अपने फेस पे लगा ही लो। शिल्पा की बातें सुनकर प्रीति और करिश्मा और ज्यादा गोरे और सुंदर होने की चाह में शिल्पा की कही बातें अनुसार वो अपने मुंह पर लेप लगा लेती हैं। जिसके बाद शिल्पा, प्रीति और करिश्मा जब अपने चेहरे से वो लेप हटाते हैं तो वो देखती हैं कि उनके चेहरे पर बड़े बड़े दाने हो गए हैं। ये देख करिश्मा शिल्पा पर चिल्लाते हुए उसे बोलती है, शिल्पा, क्या हो गया हमारे चेहरे को? हमने तुम्हारी बात मानकर ये फेस पैक लगाया, इस लेप के चलते हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया। हाँ शिल्पा, हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया है। इस तरह से अब तीनों बहू अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से बोलती हैं, मम्मी जी देखिए ना, मैंने हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाया, लेकिन हमारे चेहरे पर ना जाने कैसे दाने हो चुके हैं। लोग कर लो अपनी मनमानी। अरे मेरी किसने सुनी है? अब भूख तो अपने किए की सजा है, पर मैं क्या करूं? तुम लोगों को ऐसे हाल में छोड़ भी नहीं सकती। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। सीता अब अपनी तीनों बहुओं को हॉस्पिटल ले जाती है और अब जब डॉक्टर सीता की तीनों बहुओं का चेकअप करता है तब डॉक्टर से उनको ये पता चलता है कि उनके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया है और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाएगा। सीता के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपना घर सिलाई करके चलाती थी, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर वो अपनी बहू को ऐसे हालत में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद से बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी तीनों बहुओं के चेहरे का इलाज करवा पाऊं। इस हालत में इनको छोड़ भी नहीं सकती। आखिर उनके पास मेरे अलावा है ही कौन? इतना सोचकर सीता लोगों से कुछ पैसे उधार लेती है और अपनी तीनों बहुओं का इलाज करवाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और देखते ही देखते उन तीनों के चेहरे पर इन्फेक्शन कम होने लगता है। अपनी सास का इतना बड़ा दिल और ऐसा बर्ताव देख उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद उनकी सास उन तीनों को माफ भी कर देती है और इस तरह से वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हरिया बहुत गरीब था और वो भुट्टे बेचकर अपना घर चलाया करता था। हरिया के घर में उसकी बीवी और बूढ़ी माँ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, हरिया बाजार में भुट्टे बेच रहा होता है और भुट्टे बेचकर घर आ जाता है। पर हरिया आज जब घर आता है तो उसे अपने घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हो जाता है और अंदर जाकर अपनी बीवी कुसुम से बोलता है, अपने घर में कोई आया है क्या? अभी मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तभी हरिया की माँ उषा आती है और हरिया से बोलती है, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा, अपने घर में नन्ही परी आई है, तू उसे देखना नहीं चाहेगा क्या? अब कुसुम छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आती है। वो बच्ची काफी सुंदर होती है। उसकी सुंदरता और मासूम चेहरा देखकर हरिया को भी उससे प्यार हो जाता है और हरिया अपनी बीवी से बोलता है, ये बच्ची किसकी है और तुम्हें कहाँ से मिली? आज जब मैं और माँ जी आपको खाना देकर घर आ रहे थे तब हमें इस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब हमने आवाज का पीछा किया तो हमने इस बच्चे को कूड़ेदान में देखा। इस बच्चे को देखकर तो मेरी ममता जाग गई।
मुझे एहसास हुआ जैसे इस बच्चे के पास माँ बाप का साया नहीं है, ठीक उसी तरह से मेरी कोई औलाद नहीं, बस इसीलिए मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है। कुसुम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हरिया उस बच्ची को देखकर बहुत खुश था। अब जब भी वो भुट्टा बेचने के लिए घर से निकलता था तो उससे पहले वो अपनी प्यारी बच्ची का चेहरा देख लिया करता। जिस दिन वो अपनी बच्ची का चेहरा देखकर भुट्टा बेचने के लिए जाया करता, उस दिन उसकी बाकी दिनों से अच्छी कमाई होती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और अब हरिया की गोद ली हुई बेटी काया बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक दिन की बात है। कुसुम और उषा खाना लेकर हरिया के पास जा रहे होते हैं। तभी काया अपनी माँ से जिद करते हुए बोलती है, माँ, पापा को आज खाना देने मैं जाऊंगी, हमेशा आप वरदा दिए जाते हो। काया बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले बड़ी हो जाओ फिर जाना, ठीक है? नहीं, आज पापा को खाना देने मैं ही जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं आप सबसे इकट्ठी कर लूंगी और पढ़ाई करना फिर छोड़ दूंगी। बिल्कुल गंदी बच्ची बन जाऊंगी फिर। इस तरह से काया जिद करने लगती है। उसकी जिद देखकर उषा उससे बोलती है, बहू, काया को जाने दे, उसका बहुत मन है। और वैसे भी जब तक काया हरिया को खाना देकर आएगी तब तक तू और मैं डॉक्टर के पास से हो आएंगे। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दवाई लेना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर ऐसा है माँ जी तो फिर ठीक है। काया बेटा, तुम ध्यान से खाना लेकर पिताजी के पास जाना, ठीक है? ठीक है माँ। अब इस तरह से काया खाना लेकर अपने पापा के पास जाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर कुसुम उषा को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। कुछ देर बाद काया अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक हवलदार और एक पुलिस हरिया से भुट्टा खरीदते हैं। और भुट्टा खाने के बाद जब हरिया उनसे पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे नहीं देते, जिसके बाद हरिया पुलिस वाले से बोलता है, देखिए साहब, आप रोजाना आकर मुझसे भुट्टा लेकर जाते हैं, परंतु अब आप अपने साथियों को भी लेकर आने लगे हैं। चलिए, एक जन का पैसा मैं माफ भी कर दूं, पर इतने लोगों का पैसा कैसे माफ कर सकते हैं? मेरी रोजी रोटी इन भुट्टे से ही चलती है। आप मुझे मेरी कमाई के पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हरिया के ये बोलते ही हवलदार और पुलिस वाला हरिया को मारने लगता है, जिसके बाद काया बीच में आ जाती है और हवलदार के हाथों में दांत काट लेती है, जिससे हवलदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। अब हरिया अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगता है और इसी हाथापाई में हरिया को गोली लग जाती है और मौके पर ही हरिया की मौत हो जाती है। जिसके बाद काया रोती हुई घर जाती है और सारी बात कुसुम और उषा को बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे? ये बातें सुनकर कुसुम और उषा फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। पैसे ना होने की वजह से काया की स्कूल की पढ़ाई भी छूट जाती है, जिस वजह से काया गली गली आवारा बच्चों के साथ घूमने लगती है। ये सब देखकर कुसुम को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन कुसुम अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अब मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकती। हम इतने दिनों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पर अब तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही कोई मुआवजा। मुआवजे के चक्कर में काया की स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अब हरिया की जगह मैं भुट्टे बेचने का काम करूंगी और साथ ही साथ अपने पति की मौत का बदला भी लूंगी। बहू, मैं तेरी इसी जंग में तेरे साथ हूँ। अब कुसुम अपने पति के जगह पर भुट्टे बेचने का काम शुरू कर देती है। एक बार फिर से जब कुसुम भुट्टा बेचना शुरू करती है तो उसके पुराने ग्राहक भी उसके पास आने लगते हैं और अब कुसुम अपने पति का केस भी लड़ती है और इस बार वो एक सरकारी और अच्छा वकील रखती है। इस वजह से कुसुम का केस मजबूत होने लगता है। ये सब देखकर पुलिस वाला डर जाता है और एक दिन कुसुम के पास आकर उसे धमकी देता है। मैंने सुना है कि तुम सास बहू भुट्टे बेचने के साथ एक अनाथ लड़की को भी पाल रही हो। क्या नाम है उस लड़की का? काया। हाँ? गोद लिया था ना उस लड़की को तुम दोनों ने? उसको बहुत प्यार करती हो ना?
सोचो अगर तुम्हारे पति की तरह मैं उसे भी मार डालूं, फिर क्या करोगी? फिर अपने पति के साथ उस अनाथ बेटी काया का भी केस करोगी? हाँ, अपनी सास के साथ भुट्टे बेच कर। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून तुझे बाद में सजा देगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों सास बहू मिलकर तुझे भुट्टे की तरह सेक डालेंगे। उषा और कुसुम की बातें सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन उषा और कुसुम उसकी धमकी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुसुम अपनी सास उषा से बोलती है, माँ जी, मैं हरिया जी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटी काया को नहीं खो सकती। काया में मुझे हरिया जी नजर आते हैं। काया मेरी कमजोरी है। अगर उन पुलिस वालों ने काया के साथ कुछ नहीं माँ जी, हमें काया को खुद से दूर करना ही पड़ेगा। बहू तो सही बोल रही है, हम दोनों यहाँ भुट्टे बेचते रहते हैं और काया घर पर अकेली रहती है, इसीलिए हमें काया को खुद से दूर करना होगा उसकी सेफ्टी के लिए। रुक जा बहू, मैं अभी तेरी मौसी से बात करती हूँ। मैं उससे कहकर काया को एक हॉस्टल में भिजवा दूंगी ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। पर माँ जी, हॉस्टल की फीस तो बहुत ज्यादा है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो अदालत से अपील करके हमने सरकारी वकील हायर किया है। बहू तू चिंता मत कर, मेरी बहन है ना, वो काया को संभाल लेगी और भुट्टे से हमारी जो कमाई होगी वो सारी कमाई हम काया की पढ़ाई पर लगा देंगे। जिसके बाद वो दोनों काया को एक हॉस्टल में भेज देते हैं और अकेले भुट्टे बेचने लगते हैं। साथ ही वो अच्छी तरह से अपना केस भी लड़ते हैं और आखिरकार उस पुलिस वाले और हवलदार को सजा मिल ही जाती है। अब कुसुम और उषा को इंसाफ के साथ मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए और सरकार की तरफ से काया की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाता है। अब उषा और कुसुम काया को खुद से दूर करके उसकी पढ़ाई पूरी करवाते हैं और खुद भुट्टा बेचकर अपना घर चलाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी काम पर से थका हारा रात के समय अपने घर जा रहा होता है। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हवा भी नहीं चल रही होती। चलते चलते उस व्यक्ति का गला सूखने लगता है। तभी वो देखता है कि सुनसान रोड पर एक औरत तरबूज का शरबत बेच रही थी। तरबूज का शरबत बेच रही उस औरत को देख वो व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ये शरबत कैसे दिए? 20 रुपए गिलास। चलो ठीक है, एक गिलास मुझे दे दो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी के मारे पूरा गला सूखा जा रहा है। अच्छा सुनो, एक काम करना, 2 गिलास पैक भी कर देना, घर पर बच्चे भी हैं, उन्हें भी तरबूज का शरबत बहुत पसंद है। उस आदमी के कहने पर वो औरत आदमी को 1 गिलास शरबत दे देती है, साथ ही 2 गिलास शरबत पैक कर देती है। वो व्यक्ति जब शरबत पीने लगता है तो उसे वो शरबत बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है, आज से पहले तरबूज का इतना बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। अरे अगर तुम शरबत बाजार में या गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचोगी तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। पर मुझे गांव-गांव जाकर कमाई नहीं करनी, मुझे बस यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को अपना शरबत पिलाना है, फिर उसका खून पीना है। उस औरत की इस तरह की बहकी बहकी बात सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और अपने हाथों को लंबा करके उसे अपने पास खींच लेती है और चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटक जाती है कि शरीर का सारा खून पी लेती है और खुद से बोलती है, मजा आ गया इस आदमी का खून पीकर। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो रही थी, बस अब रोज कोई ना कोई इस रास्ते से गुजरे और उन सभी का मैं इसी तरह से खून पीऊंगी। जब तक मैं अपने कातिल का खून पीकर उसे नहीं मार देती तब तक ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही यहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है और वो चुड़ैल बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को भी मार देती है। अब ये मौत का सिलसिला गांव में कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है कि रात के समय गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक चुड़ैल शरबत बेचती है और जो भी कोई इस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता है वो चुड़ैल उसका खून पी जाती है और जिस वजह से कोई भी उस रास्ते से नहीं आता जाता। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति कई सालों बाद शहर से अपने गांव जा रहा होता है। रात का समय होता है
और वो जैसे ही चुड़ैल वाले रास्ते पर पहुंचता है, वहाँ एक औरत को तरबूज का शरबत बेचते हुए देखता है। ये देख हरिया नाम का व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे वाह, तरबूज का शरबत बेचा जा रहा है। बेचो बेचो, इसमें बहुत कमाई है। आखिर तरबूज का शरबत बेच बेच कर ही तो मैं अमीर हुआ हूँ और शहर में जाकर रहता हूँ। अब मेरी बीवी बच्चे भी शहर में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। वैसे साहब, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और सभी लोगों का कहना है कि मेरे जितना अच्छा शरबत इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो एक गिलास शरबत मुझे भी दो। अब चुड़ैल हरिया को अपने हाथों से तरबूज का एक गिलास शरबत बनाकर देती है। हरिया जब तक उस शरबत को पी रहा होता है, चुड़ैल उसे शरबत पीता देख खुद से बोलती है, कब से मुझे तेरा ही इंतजार था हरिया, आखिर आज तू आ ही गया। पी ले जल्दी से शरबत पी। मेरे हाथ का बना ये तरबूज का शरबत जब तू पिएगा तभी तो मैं तेरा खून पीऊंगी और तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जब हरिया शरबत पी रहा होता है, तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति दूर से हरिया को उस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो बिना कोई देरी करे एक बाबा को अपने साथ ले आता है। और जब तक वो व्यक्ति अपने साथ बाबा को लेकर आ रहा होता है, इसी बीच चुड़ैल हरिया के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए हरिया से बोलती है, इसी तरबूज के शरबत को बेच बेच कर तू अमीर बना है ना हरिया। अब मैं दूंगी तेरा खून, क्योंकि तुझे मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तू मुझे भूल गया पर मैं तुझे नहीं भूली। कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी और आखिर आज तू आ ही गया। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और जैसे ही चुड़ैल हरिया का खून पीने लगती है कि तभी वो व्यक्ति बाबा के साथ वहाँ आ जाता है और बाबा चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल के पूरे शरीर में करंट लगने लगता है और वो उन सभी से दूर जाकर गिरती है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देख जोर से चिल्लाती हुई उस बाबा से बोलती है, देख बाबा, अगर तू चाहता है कि इन सभी गांव वालों को मुझसे मुक्ति मिल जाए और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ, तो तू मुझे इस आदमी को मारने दे। ये मेरा कातिल है और इससे बदला लेने के लिए मैं यहाँ वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। देख बाबा, तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे और मेरे कातिल के बीच में ना आए, क्योंकि तू बहुत अच्छे से जानता है कि तेरी ये शक्तियाँ मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। मैं तुझे तेरे कातिल को मारने से नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि आखिर तू उसे क्यों मारना चाहती है। बाबा, आज से कुछ साल पहले हरिया नाम का एक व्यक्ति बिरजू नाम के एक व्यक्ति के घर में बैठा होता है। तभी बिरजू की पत्नी कुसुम उन दोनों के लिए अपने हाथों से तरबूज का शरबत लेकर आती है, जिसे पीकर हरिया बिरजू से बोलता है, भाई, भाभी तो बहुत अच्छा तरबूज का शरबत बनाती है। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना भाभी तरबूज का शरबत बनाए और फिर हम तीनों ही गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचें। हरिया की बात सुनकर बिरजू को उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और इस बारे में वो कुसुम से बात करता है, पर कुसुम जानती थी कि हरिया एक लालची इंसान है, इसीलिए वो पहले मना कर देती है। परंतु बिरजू के बार बार बोलने पर कुसुम मान जाती है, जिसके बाद वो शरबत बनाती है और वे तीनों अलग अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचने लगते हैं। परंतु इसमें बिरजू और कुसुम की काफी कमाई होती है। इस लालच में आकर एक दिन हरिया कुसुम से बोलता है, भाभी, मैं क्या सोच रहा था कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो क्यों ना आप मेरी जोरू को शरबत बनाना सिखा दो। अगर वो भी तरबूज का शरबत बनाना सीख जाएगी तो अपना काम भी आसान हो जाएगा और हम दोनों का परिवार अच्छे से चल पाएगा। कुसुम को हरिया की बातें अच्छी लगती हैं और वो उसकी ये बात मान जाती है, जिसके बाद कुसुम हरिया की बीवी को तरबूज का शरबत बनाना सिखा देती है। जिसके बाद हरिया अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचता है और बिरजू अलग, परंतु अब भी बिरजू का शरबत ज्यादा बिक रहा होता है। इसीलिए एक दिन जब कुसुम अकेली गांव के बाहर शरबत बेच रही होती है, तो हरिया अपने कुछ गुंडों को पैसे देकर बिरजू और कुसुम को मरवा देता है। परंतु बनने से पहले हरिया अपने गुंडे को फोन करता है और वो फोन कुसुम उठा लेती है, जिससे कुसुम को पता चल जाता है कि आखिर उसका कातिल कौन है। मैंने और मेरे पति ने इसकी इतनी मदद करी, पर इसने क्या किया, मौके का फायदा उठाकर मुझे और मेरे पति को मार डाला और खुद अकेला इस गांव में तरबूज का शरबत वाला बनकर शरबत बेचने लगा।
और इतना अमीर हो गया, इस गांव को छोड़कर चला ही गया। हरिया, तू इस गांव को छोड़कर चला गया, पर मैं नहीं गई। मैं कब से तेरे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी, और जब आज तू आया है तो मैं तुझे जाने कैसे दे सकती हूँ। चुड़ैल की कहानी सुनकर बाबा भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल हरिया को भी वही दर्दनाक मौत दे देती है जो वो इतने सालों से बेगुनाहों को देती आ रही थी। अब चुड़ैल हरिया को मारने के बाद खुद भी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद से कोई भी गांव वाला रात के समय गांव के बाहर कभी भी तरबूज शरबत बेचने वाली चुड़ैल को नहीं देखते।